नमस्कार साथियों, दर्पण सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का पुनः स्वागत है। जैसा कि हमने कल के लेक्चर में अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र से संबंधित जो हमारा विषय है, खास करके पेपर 2B जो कवर करता है, उसका हमने पहला लेक्चर कल हमने डिस्कस किया, जिसमें हमने भारतीय कृषि का भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है, भारत में क्या योगदान है उसका, इस चीज़ को हमने कल बहुत अच्छे से डिटेल से डिस्कस किया था। इसी को आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम एक कृषि संबंधित नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। पर आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के कुछ प्रश्न थे, उनका उत्तर देना जरूरी हो गया है। जिसमें से आप नागेंद्र तिवारी जी का प्रश्न था कि क्या लेक्चर प्रतिदिन आएगा और कब आएगा। लेक्चर प्रतिदिन आएगा और कब आएगा, इस संबंध में जानकारी किस संबंध में इतना कहा जा सकता है कि आपको लेक्चर नियमित प्राप्त होंगे। ये जो सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स और उसके साथ साथ समाजशास्त्र, इसको पूरा कवर किया जाएगा, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा जाएगा, इसलिए आप चिंता मत कीजिए। खास और साथ में इसका जो नोट्स आदि है वो भी आपको दर्पण सिविल सर्विसेज के ऐप और टेलीग्राम चैनल में उपलब्ध करवा दिया जाएगा, अगर आपको नोट्स चाहिए हैं तो। दूसरा एक कंसर्न था राधा पाल जी का, ये सब्जेक्ट कब पढ़ाएंगे। तो ये सब्जेक्ट तो अभी पढ़ ही रहे हैं, हम वही सब्जेक्ट कल से चालू किए थे, है ना। आप नियमित क्लास होगी, आप लोग साथ में बने रहिए। आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है कृषि से संबंधित, कल हमने क्या पढ़ा था, कृषि का क्या महत्व है, इस चीज़ को हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। आज का हमारा जो टॉपिक है कृषि से संबंधित, वो है भारतीय कृषि का स्वरूप कैसा है। भारतीय कृषि का स्वरूप अथवा भारतीय कृषि की विशेषताएं क्या हैं। तो भारतीय कृषि का स्वरूप, भारतीय कृषि की विशेषताओं को समझने के पहले हमको 2-3 पॉइंट समझने आवश्यक हैं, जो हमारे क्या है, हमारे लिए इंट्रो के लिए आवश्यक हो जाते हैं। ये पॉइंट हम आगे भी देखेंगे। जिसमें एक पॉइंट क्या है कि जो भारतीय कृषि है वो हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था का क्या है, रीढ़ है। कैसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था का रीढ़ है? क्योंकि देश की जो हमारी 70% आबादी है ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत है, और वो अपने जीवन यापन के लिए, जीविकोपार्जन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। दूसरा कि देश की जो कुल कार्यशील जनसंख्या है उसका 43% लोग कहाँ पे रोजगार प्राप्त कर रहे हैं, कृषि क्षेत्र में रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। 43% लोगों को कृषि क्षेत्र से रोजगार मिल रहा है। तीसरा पॉइंट हमारे लिए जो है कि इसका जीडीपी में योगदान कितना है। तो कृषि का देश की जीडीपी, देश की राष्ट्रीय आय में 16% का योगदान है, जो अर्थव्यवस्था को गति प्रदान कर रहा है। तो ये क्या था, हमारा 3 पॉइंट थे, जिसके माध्यम से अपना कृषि के स्वरूप को बताने के पहले उसका एक इंट्रो बना सकते हैं। ये सब हम आगे आंसर राइटिंग में डिस्कस करेंगे। अब हम इसको देखते हैं, भारतीय कृषि का स्वरूप, भारतीय कृषि की विशेषताएं। तो भारतीय कृषि का स्वरूप जो है, भारतीय कृषि की जो विशेषताएं हैं उसको बताने के पहले हमको ये देखना जरूरी कि हम ये विशेषताएं किसके अनुसार बता रहे हैं। हमेशा याद रखिएगा कि हम जब भी आंसर दें तो हम पूरा प्रयास करें कि हम जो भी बातें लिख रहे हैं वो हमारी बातें क्या हो, एक तरीके से प्रमाणित हों। और प्रमाणित करने का सबसे अच्छा आधार क्या होता है कि हम किसी न किसी व्यक्ति, किसी न किसी संस्था, किसी न किसी आयोग, किसी न किसी समिति को क्या कर रहे हैं, वहाँ पे कोट कर रहे हों। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने जो भारतीय कृषि का स्वरूप है, भारतीय कृषि का विशेषता बता रहे हैं, वो हम कृषि जनगणना 2015-16 के अनुसार बता रहे हैं। कृषि जनगणना 2015-16 में जो भी स्वरूप बताया गया था उसको हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। अब इसमें पहला जो पॉइंट आता है वो है भारतीय कृषि जो है मानसून पर निर्भर है, मानसून पर अत्यधिक निर्भरता है। इस पॉइंट को समझने के लिए इस बिंदु को समझना आवश्यक है कि भारत में सिंचाई की क्या स्थिति है। भारत में जो कुल कृषि जो क्षेत्र है, या वो भूमि जिस पर सिर्फ जिसमें कृषि होती है, वो जो क्षेत्र कितना है, सिंचित क्षेत्र 48.8%। मतलब भारत का जो कुल कृषि जोत क्षेत्र है उसका मात्र 48% ही क्या है, 48.8% ही क्या है, सिंचित है। शेष क्षेत्र लगभग 50% से ज़्यादा क्षेत्र क्या है, असिंचित है। तो जो क्षेत्र असिंचित है उस क्षेत्र के जो कृषक हैं वो सीधी सी बात है अपने जो कृषि कार्य के लिए हमेशा किस पर निर्भर रहेंगे, मानसून पर निर्भर रहेंगे। और मानसून की स्थिति क्या है हमारे यहाँ, तो कभी पानी ज़्यादा गिरता है, कभी पानी कम गिरता है, ये स्थिति सदैव बनी रहती है। तो इस स्थिति के कारण, इस असामान्य स्थिति के कारण, मानसून की असामान्य स्थिति के कारण और मानसून पर कृषि की अत्यधिक निर्भरता के कारण ही हम हमारे देश में क्या कहते हैं, कृषि को मानसून का जुआ कहते हैं। कृषि को मानसून का जुआ कहते हैं, कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है।
ये कैसे हुआ कि अत्यधिक निर्भरता हमारे यहाँ पे कहाँ है, मानसून पर है। अगला आता है फसली विविधता। अगली विशेषता क्या है, फसली विविधता। हमको भी पता है कि भारत में जो फसलों का उत्पादन हो रहा है वो ऋतुओं के आधार पर होता है। हमारे यहाँ जो शरद ऋतु आती है, शीत ऋतु आती है, तो उसमें रबी की फसल का उत्पादन किया जाता है। जब ग्रीष्म ऋतु आती है उस दौरान जायद की फसलों का उत्पादन किया जाता है, और जब वर्षा ऋतु आती है तो उस समय खरीफ की फसलों का उत्पादन किया जाता है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ फसली विविधता विद्यमान है। रबी के दौरान हमने क्या करते हैं, गेहूँ, चावल, राई, सरसों, इन सब फसलों का उत्पादन करते हैं। खरीफ के दौरान चावल हो गया, सोयाबीन, मूंग, इन सब फसलों का उत्पादन किया जाता है। जायद फसलों के दौरान हम खास करके सब्जियों, खीरा, तरबूज, इन सब चीज़ों का उत्पादन करते हैं। तो इस प्रकार हमारे यहाँ फसली विविधता विद्यमान है जो खाद्य सुरक्षा का आधार बनती है, पोषक तत्वों की प्राप्ति का आधार बनती है। अगली जो विशेषता आती है हमारे यहाँ पे, कृषि जोत का सीमित आकार। कृषि जोत का सीमित आकार को समझने के लिए हमको देखना पड़ेगा कि हमारे यहाँ जो कुल कृषि जोत क्षेत्र है उसका औसत निकालना पड़ेगा। उसका औसत हम दो तरीके से निकालेंगे। पहला औसत क्या है कि हमारे यहाँ पे जो टोटल जनसंख्या है उसके आधार पर निकालेंगे। हमारे यहाँ की कुल जनसंख्या के आधार पर हम कृषि जोत क्षेत्र को निकालेंगे। हमारे यहाँ की जो कुल जनसंख्या है 130 करोड़ लोग हैं। उस 130 करोड़ की जनसंख्या को हम कुल कृषि जोत क्षेत्र से अगर डिवाइड करेंगे तो प्रति व्यक्ति जो भूमि उपलब्धता हमारे देश में निकल करके आती है वो है 0.1 हेक्टेयर। प्रति व्यक्ति भूमि उपलब्धता हमारे देश में 0.1 हेक्टेयर है अगर हम देश की कुल जनसंख्या से डिवाइड करें। पर अगर वहीं हम देश की कुल कृषकों की जनसंख्या से कुल कृषि जोत को डिवाइड करेंगे तो 1.15 हेक्टेयर निकल के आती है। तो 0.1 हेक्टेयर तो वैसे भी बहुत कम था, और 1.15 हेक्टेयर भी कोई खास कृषि जोत क्षेत्र नहीं होता है, औसत जोत क्षेत्र नहीं होता है वो। उसमें जो कृषि होगी सिर्फ निर्वाह कृषि की जा सकती है, अपने स्वयं के जीविकोपार्जन के लिए भी कृषि की जा सकती है। उसमें वाणिज्यिक कृषि, व्यावसायिक कृषि को स्थान प्राप्त नहीं होगा। अब ये जो प्रति व्यक्ति भूमि औसत उपलब्धता 0.1 हेक्टेयर या फिर औसत जोत आकार 1.15 हेक्टेयर निकल के आता है, इसके आधार पर अगर हम देखें तो हमारे देश में जो सीमांत और लघु कृषक हैं, मतलब कि जिनकी संख्या 1 हेक्टेयर से कम है, सीमांत कृषक, वो लगभग देश के कुल कृषकों की संख्या का 67% हैं, 67%। मतलब हमारे देश में ऐसे कृषक जिनके पास भूमि 1 हेक्टेयर से कम है वो 67% लोग हैं। ऐसे लोग सिर्फ निर्वाह कृषि करते हैं और कई बार उसका भी पूर्णतः उत्पादन नहीं कर पाते हैं, इसलिए उनको पीडीएस की दुकान में जाना पड़ता है सरकार के पास अन्न के लिए। तो ये क्या थी, हमारी तीसरी विशेषता थी हमारे यहाँ की भारतीय कृषि की स्वरूप था। अगला आता है न्यूनतम कृषि उत्पादकता। न्यूनतम कृषि उत्पादकता, न्यूनतम कृषि उत्पादकता से क्या मतलब है कि हमारे यहाँ पे उत्पादन तो हो रहा है, रबी की फसलों का उत्पादन होता है, खरीफ की फसलों का उत्पादन हो रहा है, हम खाद्यान्न में आत्मनिर्भर भी हैं, पर उसमें समस्या बड़ी है विद्यमान है कि हमारे यहाँ जो पर हेक्टेयर उत्पादन हो रहा है वो बहुत ही निम्न है। हमारे यहाँ जो पर हेक्टेयर उत्पादन है वो अभी आज की स्थिति में 15.9 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के आसपास चल रहा है। 15.9 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के आसपास चल रहा है, जो कि औसत वैश्विक उत्पादन है। औसत वैश्विक प्रति हेक्टेयर उत्पादन जो है उससे बहुत ही कम है। इसके कारण अल्टीमेटली होता क्या है कि हमारे यहाँ पे जो खाद्यान्न उत्पादन जितनी मात्रा में होना चाहिए था उतनी मात्रा में नहीं हो पाता है। अगली विशेषता आती है जनसंख्या की अत्यधिक निर्भरता। जैसे कि हमने इंट्रो में ही डिस्कस किया था कि देश की लगभग 70% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत है, जो अपने जीविकोपार्जन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्यों में संलग्न है, कृषि कार्यों में रोजगार प्राप्त कर रही है। और दूसरा हमने देखा कि हमारे देश की जो कार्यशील जनसंख्या है उसका 43% लोग भी इन्हीं कृषि कार्यों में ही संलग्न हैं, यहीं पे रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। अब इससे सबसे बड़ी समस्या उभर करके आती है, ये तो ठीक है कि 70% आबादी को कृषि जीविकोपार्जन उपलब्ध करवा रही है, 43% लोगों को रोजगार दे रही है, एक बहुत अच्छा डेटा लगता है, चलो ठीक है, कुछ कल्याण हो रहा है लोगों का। पर यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या क्या आती है, बेरोजगारी की। लोग यहाँ पे जो लोग संलग्न हैं उनकी आवश्यकता वहाँ पे नहीं है। जो लोग यहाँ पे कृषि कार्यों में संलग्न हैं 70% लोग, उनकी आवश्यकता नहीं है। मतलब समझो यहाँ पे ये समस्या जो निकल के आती है वो क्या है, प्रच्छन्न बेरोजगारी की। मौसमी बेरोजगारी क्या है उसको समझेंगे। पहले समस्या जो निकल के आती है प्रच्छन्न बेरोजगारी की। अब समझो कि ये एक प्लॉट है,
इस प्लॉट का जो ये खेत है समझो, इस खेत का 1 हेक्टेयर का खेत है। इस 1 हेक्टेयर के खेत में रबी और खरीफ और जायद के सीजन में अगर तीनों सीजन में खेती होती है तो अधिक से अधिक 2 व्यक्ति और कम से कम 1 व्यक्ति, मतलब अगर यहाँ सिर्फ 1 व्यक्ति रहेगा तो भी यहाँ पे कृषि कार्य समान तरीके से किया जा सकता है, उतना ही उत्पादन किया जा सकता है। ठीक है। अब दूसरी एक स्थिति समझो कि ये जो 1 हेक्टेयर का खेत है, ये 1 हेक्टेयर का खेत है जो उस परिवार की पूरी संपत्ति है। उस परिवार की पूरी संपत्ति, जिस परिवार में 5 से 6 लोग रहते हैं, और उस परिवार में जो 5 से 6 लोग हैं वो सभी इसी एक हेक्टेयर वाले खेत में क्या कर रहे होंगे, रोजगार प्राप्त कर रहे होंगे, कृषि कार्य कर रहे होंगे। मतलब जो जो कार्य 1 हेक्टेयर में 1 व्यक्ति कर सकता था आराम से समान तरीके से, उसी कार्य में 5 से 6 लोग संलग्न हो गए जिनकी आवश्यकता नहीं है। मतलब उत्पादकता आपकी क्या रही, एक तरीके से वो जो बाकी एक्स्ट्रा लोग इसमें संलग्न है शून्य रही। क्यों? क्योंकि जितनी उत्पादकता होनी थी उतनी उत्पादकता तो एक ही व्यक्ति कर रहा था। अगर वहाँ पे 5 कुंटल गेहूं का उत्पादन होता था तो उस 5 कुंटल गेहूं का उत्पादन सिर्फ 1 व्यक्ति भी कर सकता था। लेकिन अब वहाँ पे 5 से 6 लोग संलग्न हैं और उत्पादकता अभी भी कितनी है, 5 कुंटल ही है। मतलब जो बाकी एक्स्ट्रा लोग आए वो एक तरीके से क्या है, वहाँ पे सिर्फ कार्य में संलग्न है, किसी तरीके का उनकी उत्पादकता नहीं है। इस स्थिति को क्या बोला जाता है, प्रच्छन्न बेरोजगारी। मतलब जब लोग कार्य में संलग्न तो प्रतीत होते हैं पर उनकी उत्पादकता नहीं होती है, उनकी उत्पादकता शून्य होती है, तो ऐसी स्थिति को प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। हमारी जो भारतीय कृषि है प्रच्छन्न बेरोजगारी का एक जीता जागता उदाहरण है। दूसरी समस्या आती है मौसमी बेरोजगारी की। मौसमी बेरोजगारी क्या है? अब क्या हुआ, किसान का सीजन आता है, रबी सीजन आता है, खरीफ सीजन आता है। अब जैसे समझो कि अभी खरीफ सीजन चल रहा है, अभी बरसात का मौसम है, खरीफ सीजन चल रहा है। खरीफ सीजन अभी अक्टूबर में ख़त्म होगा, नवंबर से रबी का सीजन आ जाएगा। उसके बाद क्या है, मार्च तक में क्या हो जाएगा, रबी का सीजन खत्म होगा। अब जो ये मार्च में सीजन खत्म हो जाएगा, उसके बाद जो जुलाई तक का, अगस्त तक का समय आता है अगले खरीफ सीजन तक का, इस दौरान पूरा किसान क्या रहेगा, बेरोजगार बैठा रहेगा। उस किसान के साथ साथ जो कृषक श्रमिक होते हैं, मजदूर वर्ग होता है, वो भी बेरोजगार बैठा रहेगा। किसी भी तरीके का कोई रोजगार जनरेशन नहीं होता है। तो ये क्या है, मौसमी बेरोजगारी भी प्रबल बनी हुई है हमारे यहाँ की कृषि में, ग्रामीण क्षेत्रों में। अगली जो विशेषता है हमारे यहाँ पे, अगला जो कृषि का स्वरूप है भारतीय कृषि का, वो है कृषि का मूल रूप से समस्याग्रस्त होना। कृषि का मूल रूप से समस्याग्रस्त होने का क्या मतलब है कि यहाँ पे मौलिक तौर पर कई सारी ऐसी समस्याएं विद्यमान हैं जो आज की नहीं, लंबे समय से चली आ रही हैं। बस दिक्कत यह है कि समाधान उनका पहले भी नहीं खोजा गया, समाधान उनका आज भी नहीं खोजा गया। और ये हमारे यहाँ की क्या है, एक तरीके की विशेषता बन गई है। क्या विशेषता है ये मौलिक समस्याग्रस्त होना? पहला क्या है, पूंजी की कमी होना। पूंजी की कमी होना। हमारे देश में कृषि क्षेत्र में निवेश के नाम पे कुछ कार्य नहीं हो रहा है। कुछ कार्य नहीं हो रहा का मतलब, उससे जो सहायक क्रिया जुड़ी हुई क्रियाएं हैं उनमें कुछ ना कुछ निवेश चालू हो गया है सरकारों के प्रयासों से। जैसे कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जो होते हैं वहाँ पे निवेश चालू हो गया है, कृषि के यंत्रीकरण के लिए जो होता है निवेश, उसमें चालू हो गया है। पर मौलिक समस्या क्या है, भूमि सुधार। भूमि सुधारों में क्या निवेश किया जा रहा है सरकार के द्वारा? कुछ भी नहीं। अगर आप जब तक भूमि सुधार नहीं कर लेंगे कृषि क्षेत्र में, तब तक आप अपनी कृषि की उत्पादकता को नहीं बढ़ा सकते हैं। तब तक आप अपने कृषि जो सीमित हमने देखा ऊपर, उसमें सीमित जोत क्षेत्र जो है उसको नहीं बढ़ा सकते हैं। जब तक आप सीमित जोत क्षेत्र को नहीं बढ़ाएंगे, औसत जो जोत उपलब्धता है उसको नहीं बढ़ाएंगे, और पूंजी की जो समस्या है उसको नहीं बढ़ाएंगे, तो आपके यहाँ पे कृषि उत्पादकता को नहीं बढ़ाया जा सकता है। तो पहला मूल समस्या क्या हो गई, पूंजी की कमी, निवेश की प्राप्ति का ना होना। जो दूसरी मूल समस्या आती है वो है तकनीकी का अभाव। हमारे देश में तकनीक का अभाव कहीं ना कहीं हर सेक्टर में लगभग कुछ ना कुछ चल रहा है, पर कृषि के क्षेत्र में तकनीकी का जो विकास है वो बहुत ही धीरे है, बहुत ही सामान्य गति से चल रहा है। खास करके इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या आ जाती है कि हमारे यहाँ पे तकनीकी जो ज्ञान है कृषि से संबंधित, इसमें जो R&D हो रहा है, रिसर्च एंड अनुसंधान हो रहा है, वो क्या है, ICAR और अन्य विश्वविद्यालयों के माध्यम से एक सामान्य से अधिक गति से जो होना चाहिए उस गति से हो रहा है। पर उसमें सबसे बड़ी समस्या क्या आती है, लैब टू लैंड कनेक्शन की आती है। लैब टू लैंड कनेक्शन, ये क्या होता है? लैब टू लैंड कनेक्शन मतलब लैब में आपने जो अनुसंधान किया, लैब मतलब कि ICAR की जो प्रयोगशालाएं हैं या जो दूसरे अन्य कृषि संबंधित संस्थान हैं, निजी या सार्वजनिक दोनों ही, वहाँ की जो प्रयोगशालाएं, वहाँ आपने किसी न किसी तरीके का अनुसंधान किया। अनुसंधान वहाँ किन चीज़ों पे होगा,
बीजों पे होगा, उर्वरकों पे होगा, खरपतवार नाशियों पे होगा, कोई कृषि यंत्र वगैरह है उन पे अनुसंधान होगा। पर जो समस्या आती है वो आती है कि वहाँ पे जो चीज़ों का अनुसंधान होता है, विकास होता है, उसको कभी भी ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है। ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट करने का मतलब क्या है कि वो चीज़ें कभी भी किसान तक नहीं पहुँच पाती हैं। पर अगर आप किसान तक नहीं पहुँचा पा रहे हैं उस चीज़ को, तो आपके उस R&D का कोई मतलब नहीं है। वो सब धता है चीज़ें अगर किसान को उससे कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। तो ये तकनीकी का अभाव की समस्या हमारे यहाँ पे। तीसरी समस्या जो है हमारे यहाँ पे मूल रूप से समस्याग्रस्त है जो हमारे यहाँ पे कृषि, वो है सिंचाई की कमी। सिंचाई की कमी हमारे यहाँ पे, सिंचाई का स्तर क्या है हमने पहले भी देखा हुआ है कि हमारे यहाँ जो कुल जो सिंचित क्षेत्र है हमने देखा था कि 48% है लगभग, और जो असिंचित क्षेत्र है वो लगभग कितना है, 52% है। तो हमने तो देख लिया कि हमारे यहाँ जो कृषि जो क्षेत्र उपलब्ध है उसका 52% लगभग क्या है, असिंचित क्षेत्र है। पहली समस्या। दूसरी समस्या क्या हो गई कि ये जो 48% सिंचित क्षेत्र है ये भी कहीं ना कहीं मूल रूप क्या है, समस्याग्रस्त है। क्यों समस्याग्रस्त है? क्योंकि जो सिंचाई की तकनीक है वो बहुत ही पुरातन तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं हम। सिंचाई की पुरातन तकनीकों का प्रयोग करने की वजह से हो क्या रहा है कि हमारे यहाँ पे आज एक नई समस्या खड़ी हो गई है, वो है जल स्तर की कमी की। हमारे यहाँ जो वाटर लेवल है वो लगातार गिरता जा रहा है और पानी की कमी होती जा रही है। पानी की कमी अब कृषि क्षेत्र में सिंचाई के लिए भी होती जा रही है और हमारे सामान्य जो दैनिक उपयोग के लिए होते हैं उसके लिए भी कमी होती जा रही है। अब ऐसा हुआ क्यों? जो पुरातन पद्धति है कौन सी हो? तो सिंचाई की आज की तारीख में अगर बात की जाए जो तकनीकें प्रयोग हो रही हैं हमारे देश में, 3 तकनीकें प्रयोग हो रही हैं। पहली तकनीक क्या होती है? बाढ़ तकनीक, जो सबसे ज़्यादा प्रयोग हो रही है। बाकी जो तकनीक होती हैं उसमें क्या होता है, एक ड्रिप तकनीक होती है, दूसरी क्या होती है, स्प्रिंकल। इसको समझते हैं क्या होता है ड्रिप। बाढ़ तकनीक क्या होती है? सामान्य तरीके से अगर आप कृषि कार्य से जुड़े हुए हैं, आपके परिवार में कृषि कृषि संबंधित कार्य होते हैं, तो देखेंगे कि क्या होता है, सिंचाई के लिए सामान्य तौर पे किसान जाता है खेत में, मोटर इंजन को चलाता है, जो भी सबमर्सिबल रहता है उसको चलाता है और पाइप को खेत में लगा देता है। मतलब पानी लगातार बहता जा रहा है, निरंतर वो कई घंटों तक पानी बहता रहेगा और जो वाटर लेवल है वहाँ पे कम होता रहेगा। पानी की दरअसल आवश्यकता उतनी वहाँ नहीं थी, पानी की आवश्यकता उतनी नहीं थी। एक पौधे को पानी की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है, उसको सिर्फ गीला करना होता है, ठीक है। पर आपने क्या कर दिया, वहाँ पे पाइप को लगातार कई घंटों तक पानी छोड़ा, उससे क्या हुआ, उस एक तो पानी की अधिकता होगी जिससे फसल को नुकसान होगा और दूसरा आपका पानी क्या हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। तो ये बाढ़ सिंचाई की जो पुरातन तकनीक है हम उसका आज भी सबसे ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं। जो दूसरी जो आधुनिक तकनीकें होती हैं जिनका प्रयोग होना चाहिए उनका भी बहुत कम प्रयोग हो रहा है। आयातित तकनीकें हमारे यहाँ पे इजराइल से, ये क्या है, ड्रिप तकनीक और स्प्रिंकल तकनीक। ड्रिप तकनीक क्या होती है कि हमारा जो पौधा रहता है उस पौधे की जड़ के पास में हम क्या करते हैं, छोटे छोटे पाइप बिछा दिया जाता है। उसमें क्या किया जाता है, पाइप में छोटे छोटे छेद करके पौधे की जड़ों के पास में ही बूंद बूंद पानी गिराया जाता है। टपकन तकनीक इसको एक तरीके से बोला जाता है, टपकन तकनीक, पानी टपकता रहता है इसमें, है ना। दूसरा तरीका क्या आ जाता है, स्प्रिंकल तकनीक। स्प्रिंकल को क्या बोला जाता है, सामान्य भाषा में फव्वारा। आपने देखा होगा कई सारे खेतों में दिख जाता है कि पाइप बिछा होता है, उसमें फव्वारे लगे होते हैं और उन फव्वारों से क्या होता है, सिंचाई होता है। आइडियल जो तकनीक होना चाहिए, आदर्श सिंचाई तकनीक होना चाहिए, वो यही है, ड्रिप और स्प्रिंकल। जो क्या है, पानी को जितनी मात्रा में पौधे को जितनी मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है वो उपलब्ध करवाने के साथ साथ पानी को क्या है, पानी के दोहन को ये रोकते हैं। पर बाढ़ तकनीक क्या है, पानी के दोहन को बढ़ाती है और दूसरी समस्या वहाँ पे ये खड़ी हो जाती है कि पानी अत्यधिक सिंचाई हो जाने की वजह से भी फसल को क्या होता है, नुकसान होता है। तो ये सिंचाई की समस्या थी मूल तरीके से। अगली समस्या आ जाती है ऋणग्रस्तता की समस्या। ऋणग्रस्तता की समस्या क्या है, तो हमारे देश में जो किसान हैं, चूंकि हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि पूंजी की कमी है हमारे देश में, पूंजी की कमी है, निवेश प्राप्त हो नहीं रहा, सरकारें या निजी क्षेत्र कोई खास निवेश करता नहीं है। तो अपने जो कृषि कार्य को बढ़ावा देने के लिए किसान है, प्रत्येक सीजन में क्या करेगा, कुछ ना कुछ ऋण लेगा, लोन लेगा। अब ऋण लेने के अलग अलग तरीके होते हैं, इसको अगले आने वाले पॉइंट में समझेंगे। एक संस्थागत तरीका होता है, मतलब कि सरकार की जो संस्थानें हैं उनसे हम ले लें। एक गैर संस्थागत तरीका होता है। गैर संस्थागत तरीका क्या होता है कि हमारे जो सेठ महाजन साहूकार लोग होते हैं गांव में, या फिर हमारे परिवार का कोई सदस्य होता है, कोई रिश्तेदार होता है, इनसे हम लोन ले लेते हैं। और संस्थागत तरीका क्या होता है कि वाणिज्यिक बैंक होते हैं, जो बड़े बैंक हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो होते हैं, सहकारी समितियां होती हैं, इनसे हम क्या कर रहे हैं, लोन ले रहे हैं। तो अब इसमें समस्या क्या जाती है कि अगर यहाँ पे किसान किसी भी उसमें से लोन ले ले, चाहे संस्थागत उसमें से प्रक्रिया से, चाहे गैर संस्थागत प्रक्रिया से,
होता क्या है कि अगर उसका फसल का उत्पादन नहीं होगा तो सीधी सी बात है वो लोन को वापस नहीं कर पाएगा, ऋण को वापस नहीं कर पाएगा, पर अगले सीजन के लिए उसको फिर से ऋण लेना रहेगा। तो इस वजह से होता क्या है कि वो एक ऋण के जाल में फंसता जाता है, ऋण के जाल में फंसता जाता है, पुराने ऋण को वापस कर नहीं पा रहा है, नया ऋण लेना उसको अति आवश्यक है, क्योंकि उसको अगले सीजन में कृषि कार्य को करना आवश्यक है, वरना उसके यहाँ खाद्यान्न कैसे आएगा और उसका घर कैसे चलेगा। तो ये क्या है, ऋणग्रस्तता की समस्या है। अगली जो समस्या आती है हमारे यहाँ पे बीज उर्वरक उपकरण आदि की समस्या। अब बीज उर्वरक उपकरण आदि की समस्या में क्या आता है कि हमारे यहाँ बीज की समस्या में पहले समझते हैं क्या दिक्कत है। हमारे यहाँ सब जो बीज प्रयोग हो रहे हैं वो अमानक बीज हैं। अगर आप कृषि को बहुत नज़दीक से देखे हैं, जानते हैं, तो उसमें पाएंगे कि हमारे यहाँ पे जो अधिकांश किसान है, अधिकांश किसान मतलब आपको 90% जो किसान है वो सब मिलेंगे, उस सभी स्वयं के बनाए हुए बीजों का प्रयोग करते हैं। स्वयं के बनाए हुए बीज दरअसल होते क्या हैं कि पिछले सीजन में जो भी उत्पादन हुआ था उसी उत्पादित फसल में से कुछ फसल को क्या कर लिया जाता है, कुछ मात्रा को बचा के रख लिया जाता है, बीज उसी का क्या कर दिया जाता है, बीज बना दिया जाता है। वो क्या होता है, एक अमानक बीज होता है। मानक बीज आपको कहाँ से मिलेगा, जो सरकार के द्वारा या संबंधित जो कृषि संस्थान होते हैं या रिसर्च अनुसंधान होते हैं उनके द्वारा बनाया जाता है और उसको बाजार में क्या किया जाता है, रिलीज किया जाता है। अब इसमें समस्या आती है कि जो बाजार में दो तरीके से आ सकता है, या तो सरकार उपलब्ध करवा दे या फिर क्या किया जाए, उसको निजी क्षेत्र द्वारा उपलब्ध कर दिया जाए, मतलब खुले बाजार में। अब निजी क्षेत्र में खुले बाजार में जो उपलब्ध करवाया जाता है उसको किसान खरीदने में सक्षम नहीं होता है, क्योंकि बीज महंगे पड़ते हैं। दूसरा है सरकार उपलब्ध करवा दे, तो सरकार उपलब्ध नहीं करवा पा रही है। सरकार की जिम्मेदारी थी खाद्य बीज निगम आदि के माध्यम से वो मानक बीजों को उपलब्ध करवाए, पर ऐसा हो नहीं पा रहा है। तो ये बीजों की समस्या हो गई। दूसरा उर्वरक की समस्या। उर्वरक की समस्या में दो समस्याएं थी। पहली समस्या क्या थी कि उर्वरक की कमी है, उर्वरक की जितनी आवश्यकता है उतनी मात्रा में उपलब्ध नहीं है, पहली समस्या। और दूसरी समस्या कि जो उर्वरक मार्केट में उपलब्ध है भी, जिसका प्रयोग कृषि कार्य में होना चाहिए था, उसको डाइवर्ट कर दिया जाता है। डाइवर्ट कहाँ किया जाता है, आपकी डेयरी इंडस्ट्री में, और दूसरा कहाँ किया जाता है, आपके अन्य उद्योगों में, है ना। आपके अन्य उद्योगों में क्या किया जाता है, डाइवर्ट किया जाता है, वहाँ प्रयोग कर लिया जाता है। डेयरी इंडस्ट्री में कहाँ किया जाता है, दूध में मिलावट के तौर पे प्रयोग किया जाता है। उर्वरकों में अगर खास करके बात करें यूरिया की, तो यूरिया की मात्रा कहाँ मिलाई जाती है, डेयरी में। अगर आप यहाँ पे भोपाल के हैं तो पता होगा कि सांची डेयरी में यूरिया की मिलावट की जा रही थी। बाद में इस चीज़ को क्या किया गया था, रेक्टिफाई किया गया, जब पकड़ लिया गया था। तो एक तरीके से क्या हो रहा है, वो हमारा यूरिया जो यहाँ पे किसानों के लिए प्रयोग होना चाहिए था उसको क्या करके डाइवर्ट कर दिया जा रहा है। दूसरी है कि उद्योग आदि को भी क्या होती है, यूरिया की आवश्यकता पड़ती है अपने औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए, तो वो भी क्या करते हैं, इसकी कालाबाजारी करवा के अपने पास ले लेते हैं। तो इस समस्या को समाधान करने के लिए फिर सरकार ने क्या किया, ये एक समस्या हो गई एक तरीके से, हमारे यहाँ पे है तो विशेषता ही, पर एक तरीके से समस्या हो गई। इस समस्या के लिए बाद में सरकार ने प्रयास किया। तो आज आप लोग अगर खाद खरीदने जाएंगे तो उसमें लिखा होता है नीम कोटेड यूरिया। नीम कोटेड यूरिया मतलब कि जो आपका यूरिया आता है उसमें एक तरीके की नीम का जो रस होता है, नीम की पत्तियों का जो रस होता है, उसकी क्या कर दी गई, कोटिंग कर दी गई, उसकी एक परत चढ़ा दी गई। इसकी वजह से क्या हुआ, उसका जो यूरिया का दूसरी जगहों पे प्रयोग हो रहा था वो रुक गया। तो ये हमारे यहाँ की क्या थी, मूल रूप से समस्याग्रस्त होने वाली विशेषता थी, हमारे यहाँ के कृषि का स्वरूप था ये। अगला आता है अत्यधिक ऋणग्रस्त। इस पॉइंट को हमने जैसे डिस्कस किया मूल रूप से समस्याग्रस्त होने में, जिसको आगे थोड़ा और इलेबोरेट तरीके से डिस्कस करते हैं। ये आता है अत्यधिक ऋणग्रस्तता। अत्यधिक ऋणग्रस्तता में क्या है, गैर संस्थागत ऋण। हमने जैसे डिस्कस किया कि ऋण दो प्रकार से किसान प्राप्त कर सकता है, गैर संस्थागत तरीके से, एक संस्थागत तरीके से। जो गैर संस्थागत तरीका है, जो टोटल ऋण जाता है, उस टोटल ऋण में गैर संस्थागत तरीके की भागीदारी कितनी है, 40% की है। और 60% जो ऋण है वो कहाँ से आता है, संस्थागत स्रोतों से आता है। जो संस्थागत स्रोतों से ऋण आता है उसमें कोई खास समस्या नहीं जाती है। क्यों, क्योंकि अगर किसान किसी वजह से नहीं पे कर पाया है, मानसून गड़बड़ हो गया, वो नहीं पे कर पा रहा है, ऋण जाल में फंस गया है, तो सरकार क्या करती है, कुछ वर्षों में क्या करती है, ऋण माफ़ी योजना लेके आती रहती है और उसमें ऋण माफ़ कर देगी और उस समस्या से बच जाएगा। जैसे क्या हुआ 2018 में अपने प्रदेश में जब नई सरकार आई तो उनने ऋण माफ़ी की घोषणा की और कुछ लोगों की ऋण माफ़ी हुई भी 2 लाख रुपए तक की, ठीक है। तो ये हुआ। पर यहाँ पे जो दूसरा क्षेत्रक है 40% वाला, खास करके जो
गैर संस्थागत में साहूकार, महाजन, जमींदार लोग होते हैं, इनके साथ समस्या क्या है? एक तो पहली समस्या क्या है, इनका जो ब्याज दर है अति उच्च होता है। ये 15 से 20% में क्या देते हैं? ऋण देते हैं। वहीं पे अगर आप सहकारी समिति आदि में जाएंगे, मतलब संस्थागत होती है जो 60%, इनमें जाएंगे तो आपको 3 से 4%, 5% की दर पे क्या होता है? कृषक ऋण मिल जाता है। तो ये क्या हो गई? पहली समस्या। तो ये जो साहूकार, महाजन जो लोग होते हैं, इनके अगर आप ऋण जाल में फंसते हैं तो ये एक लंबे समय के लिए होता है, इससे आप उबर नहीं पाते हैं, इसमें आपकी आने वाली पीढ़ियां भी इसी चक्कर में फंस के रह जाती हैं। तो ये अत्यधिक ऋणग्रस्तता का कारण बनता है। इसको एक सामान्य जो विशेषज्ञों का अध्ययन हुआ, एक कृषि क्षेत्र में जो अध्ययन किया गया अगर भारतीय अर्थव्यवस्था में, उसको एक तरीके से समझें तो उस अध्ययन में पाया गया कि हमारा जो एक औसत कृषक परिवार होता है, उसकी जो वार्षिक आय होती है वो लगभग 77,000 रुपये होती है। मतलब एक औसत कृषक परिवार है, वो साल भर में 77,000 रुपये कमाता है। ये एक अच्छे फेयर इनकम लग रही है, हो सकती है कि हो, पर इसमें समस्या तब खड़ी हो जाती है कि जब उस औसत कृषक परिवार जो कि 77,000 रुपये कमा रहा है साल भर में, उस पर 47,000 रुपये का, उसी वर्ष में 47,000 रुपये का ऋण होता है। तो आप 77,000 में से 47,000 रुपये माइनस कर दिए, लगभग 30,000 रुपये बचते हैं। 30,000 रुपये में आप ये उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि कोई परिवार अपना जीवन यापन कर लेगा साल भर में? ठीक है, तो ये क्या हो गई? अत्यधिक ऋणग्रस्तता हो गई। अगली जो समस्या आती है वो है निम्न कृषि वृद्धि दर की। निम्न कृषि वृद्धि दर की या निम्न जीडीपी वृद्धि दर की। हमारे यहाँ पे जो जीडीपी वृद्धि दर चल रही है कृषि की, आज अभी कोरोना काल जो कि चल रहा है, कोरोना काल में अगर एक तरीके से ये आकस्मिक परिस्थितियाँ हैं, विषम परिस्थितियाँ हैं, इसको देख लें तो इसके पहले जो सामान्य तौर पर चल रही थी वो लगभग 3 से 4% के मध्य की वृद्धि दर दर्ज हो रही थी। अगर इसके कंपेयर में आप प्राथमिक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक को कंपेयर करेंगे तो कृषि हमारे यहाँ पे बहुत पीछे है। प्राथमिक, द्वितीयक क्षेत्रक जो है लगभग 5 से 6% की कृषि वृद्धि दर दर्ज कर रहा था, मतलब कि औद्योगिक क्षेत्रक। और तीसरा तृतीयक क्षेत्रक जो है हमारा मतलब कि जिसको सेवा क्षेत्र बोलते हैं, वो लगभग 8 से 10% या 9% की वृद्धि दर्ज कर रहा था औसतन रूप से। तो एक तरीके से देखें कि हमारे यहाँ पे जो कृषि की वृद्धि दर है वो बहुत ही निम्न बनी हुई है, तो इसको बढ़ाने की आवश्यकता है। तो ये क्या थी? हमारे यहाँ की कृषि की विशेषता थी वृद्धि दर के रूप में, ये कृषि का स्वरूप था। अगला जो स्वरूप आता है वो है जीडीपी और रोजगार में योगदान। इस चीज़ को हम पहले भी एक तरीके से समझ चुके हैं कि जीडीपी में कितना योगदान दे रहा है और रोजगार में कितना योगदान दे रहा है। पिछले लेक्चर में हमने इस चीज़ को समझा हुआ था। वही है कि जीडीपी में जो कृषि का योगदान है वो कितना है? 16% का है। प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना है? 16% का है। और वहीं उसका जो रोजगार में योगदान है वो कितना है? 43% का है। ये लगता है 43% का रोजगार योगदान, 43% लोगों को रोजगार दे रहा है, ये बहुत अच्छा डेटा लगता है। पर इससे क्या समस्या उपज के आती है वो हमने देखा कि ये एक तरीके से प्रच्छन्न बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी को बढ़ावा देता है। ये हमने पॉइंट को ऊपर अच्छे से डिस्कस किया है। वहीं आते हैं जीडीपी में योगदान को लेकर कि 16% का योगदान है, तो वाकई में ये निम्न है, इस चीज़ को बढ़ाया जाना आवश्यक है। अब इन दोनों को एक तरीके से साथ में देखें तो एक बहुत बड़ी असंबद्धता को दर्शाता है कि कोई क्षेत्रक है जिसका जीडीपी में योगदान मात्र 16% का है, पर देश की जो कुल कार्यशील जनसंख्या है उसके 43% लोग कहाँ हैं? अपने जीवन यापन के लिए कृषि कार्य पर निर्भर हैं। तो एक बहुत बड़ी असंबद्धता को दर्शाता है। यही हमारे कृषि क्षेत्र का क्या है? स्वरूप है। यही हमारे कृषि क्षेत्र की विशेषता है, सच्चाई है, जो इतनी बड़ी असंबद्धता बनी हुई है। तो ये आज के टॉपिक में हमने क्या डिस्कस किया कि कृषि क्षेत्र की हमारे यहाँ पे क्या है? विशेषता है और क्या उसका स्वरूप है। कल हमने जो डिस्कस किया था वो था कृषि क्या होती है और उसका भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है, भारत में क्या महत्व है उसका। इस लेक्चर को आप देख सकते हैं, हमारे चैनल में पहले से उपलब्ध है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करवा दी जाएगी। क्योंकि कल हमने जैसे डिस्कस किया था कि हमारे पढ़ने का जो पैटर्न रहेगा वो ये रहेगा कि हम कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, पहली चीज़ तो, जो कि अभी हम कल भी किए थे और आज भी किए हैं। दूसरा, हम आंसर राइटिंग करेंगे। आंसर राइटिंग के लिए क्या आवश्यक है? पहले आप कुछ हमको लिख के दें। इस कुछ लिख के देने के लिए कि हम क्या कर रहे हैं, आज से चालू कर रहे हैं, प्रश्न दे रहे हैं, आपको देना चालू कर रहे हैं। तो आज हम सिर्फ एक प्रश्न दे रहे हैं आपको। वो प्रश्न ये रहेगा कि जो भारतीय कृषि है उसका सामाजिक आर्थिक कल्याण में कितना योगदान है या कैसे योगदान है। मतलब प्रश्न है कि कृषि सामाजिक आर्थिक कल्याण में किस प्रकार सहायक सिद्ध हो रही है, स्पष्ट कीजिए। ये उत्तर आपको
5 नंबर में लिखना है। 5 नंबर मतलब कि लगभग 50 से 60 शब्द होने चाहिए, आधे पेज के लगभग आपको लिखना है। इस उत्तर को आप लिख करके कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल में पोस्ट कर सकते हैं। वहाँ से आपको उत्तर को चेक करके और अगले लेक्चर में आपके उत्तर को डिस्कस कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ इसका मॉडल आंसर क्या होगा, इस उत्तर को कैसे लिखा जाना चाहिए, या यूं कहें कि इसकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हम कल के लेक्चर में करेंगे या आने वाले लेक्चर में करेंगे, जिसमें हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो ये था आज का हमारा कृषि से संबंधित टॉपिक। धन्यवाद।